हेलो मेरे दोस्तों। अभी तक हमारी असाइनमेंट प्रॉब्लम की 2 क्लास हो चुकी है और 2 क्लास में मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए। ठीक है, कोई बात नहीं, एक क्लास में एक क्वेश्चन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही दोस्तों। यही सही, एक क्लास में एक क्वेश्चन ही सही। अगर आप जिस स्टूडेंट को 2 क्वेश्चन करने होंगे 2 क्लास देख लेगा, 3 करने होंगे 3 क्लास देख लेगा, एक क्लास में एक क्वेश्चन ही करते हैं। ठीक है, छोटी क्लास बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5 ही तो क्वेश्चन है स्टडी मैट में। तो मैंने पिछली क्लास में आपको होमवर्क दिया था याला। ठीक है, मैंने कहा था भाई ये होमवर्क करके लाना। शायद आपने ट्राई भी करा हो और कुछ बातें आपको नहीं भी समझ में आई होगी। मैंने कहा था ये होमवर्क करना, तो चौथा और पांचवा क्वेश्चन मैं आज की क्लास में नहीं कराने वाला। मुझे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 होमवर्क में देना चाहिए था। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 अभी वीडियो पोस्ट करके ट्राई कर लो, क्योंकि सेम एज प्रीवियस क्लास की तरह ही है। ठीक है, और आज की छोटी वीडियो में मैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपको करा दूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो है हमारा शेड्यूलिंग चैप्टर से है, शेड्यूलिंग चैप्टर से। ठीक है, तो ये नया चैप्टर है, 5 इलस्ट्रेशन हमारे स्टडी मैट में है, 5 इलस्ट्रेशन कर लीजिए। बहुत बड़ी बात है, इससे ज्यादा आता भी नहीं है पेपर में इतना। ठीक है, चलो कभी आ गया तो आ गया, मैं आपको स्कैनर खोल के दिखाऊंगा अभी, देखना। तो 5 वाले सेशन आज की इस वीडियो लेक्चर में करते हैं। ठीक है, और अगर स्कैनर में कोई क्वेश्चन होता है तो वो भी करेंगे। कहता है 4 जॉब कैन बी प्रोसीड फॉर 4 डिफरेंट मशीन। 4 जॉब है और 4 मशीन है। विद 1 जॉब 1 मशीन, एक जॉब एक मशीन में, एक काम को एक मशीन में ही कर सकते हैं, एक से ज्यादा मशीन में एक काम से ज्यादा नहीं कर सकते। रिजल्टिंग प्रॉफिट वेरी विद असाइनमेंट, प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो अगर ये प्रॉफिट की बात कर रहा है तो हम क्या सोचेंगे कि हम किस मशीन में कौन सा काम कराए जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। तो ये क्या है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम की है, तो इसमें रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स में हमें बनाना पड़ेगा। फाइंड द ऑप्टिमम असाइनमेंट जॉब टू द मशीन, कह रहा कौन सी जॉब कौन सी मशीन में दूं जिससे मेरा करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट क्या हो जाए, हाई हो जाए। तो इस तरीके को करते हैं, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर में 5 करा रहा हूं। जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है ना, उसमें आपको दो दो बार करना पड़ेगा, एक ही क्वेश्चन के अंदर दो दो बार आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम बनानी पड़ेगी, इस वजह से उस क्वेश्चन को रोक रहा हूँ। वो क्वेश्चन एक ही क्लास का ही है, 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन हो पाएगा वो। ठीक है, चलो यहां देखते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करेंगे, रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स। क्या बनाएंगे दोस्त, रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स। अब रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स में सबसे पहले टेबल नंबर 1 बनेगी। इसमें क्या करेंगे, टेबल नंबर 1 में सबसे पहले देखेंगे भाई मैक्सिमम या हायर एलिमेंट कौन सा या हायर एलिमेंट कौन सा है ना। जो हायर एलिमेंट होता है उसमें से हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर हायर एलिमेंट कौन सा है, तो 42 मुझे इधर हायर दिख रहा है, 42 मेरे को अभी तक हाईएस्ट दिखा, 42 ही हमारा हाईएस्ट है। तो 42 हमारा हाईएस्ट है, इस हाईएस्ट एलिमेंट को सारे एलिमेंट में से क्या करेंगे, माइनस करते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा हमारा, इससे हमारा ये होगा जो हमारी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम वो मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर सारा प्रोसेस वही है। मशीन, जॉब 4 है, मशीन 4 है, मशीन का नाम एबीसी है, जॉब का नाम ये है, तो हमारे पास यहाँ पे होगी जॉब्स और होगी यहाँ पर मशीन। ठीक है, मशीन आपके पास ए बी सी और डी। जॉब आपके पास है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड, थोड़ा खुला से लिखते हैं, पेपर में आप खुला खुला करके आइएगा दोस्तों। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है जी। सबसे पहले देखो कि 42 हमारा हाईएस्ट लिया गया, मैं एक बार दोबारा चेक करता हूँ, 42 ही हाईएस्ट है। अब 42 को सभी में से माइनस करेंगे, तो 42 माइनस 42 जीरो। ठीक है, 42 को 30 से माइनस करेंगे, ये 12 आ जाएगा, इधर इधर 12 आ जाएगा, और 42 माइनस 24 आपके पास आएगा 18। तो ये हो गया 0 12 12 18, 0 12 12 18। यहाँ क्लियर हो गया, क्लियर है। 42 में से माइनस करेंगे तो 42 माइनस 35 आपके पास आ गया 7, 42 माइनस 25 ये आपके पास आ गया 17, ये आ गया 17, और 42 माइनस ये हो गया 22, 22 ये 7 17 17 22, 7 17 7 17 17 22। इसके बाद आ गया 28 माइनस 42 14 22 22 और 42 माइनस 16 ये आ गया 26। तो 14 22 22 26, 14 22 22 26। ये आपके पास आ गया 42 माइनस 21, ये आ गया 21, 42 माइनस 15 ये आ गया 27 27, और 42 माइनस 12 ये आ गया 30। तो 21 27 27 30, 21
27, 27, 30। याद है मैंने इस रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स में पिछली क्लास में एक लाइन लिखवाई थी नीचे, वो लाइन आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। वो लाइन यहाँ पर आप लिखनी है आपको, कि हम सारे एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे हायर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स से, जिससे हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में। ये होगी मिनिमाइज। अब यहाँ पर हम करेंगे रो ऑपरेशन। क्या करेंगे दोस्तों? रो ऑपरेशन करेंगे। रो ऑपरेशन में क्या बनाएंगे? टेबल नंबर 2। रो ऑपरेशन कैसे करते हैं पता है आपको? सबसे पहले तो मैं लाइन ड्रॉ कर लूं। ये मशीन होगी ए, बी, सी और डी हमारी मशीन हो गई। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये क्या है? ये होगी जॉब और ये होगी मशीन, ठीक है। ये इधर वाली मशीन होगी, चली जॉब हो गई। आओ सर, रो ऑपरेशन में क्या करते हैं? सबसे पहले रो में मिनिमम देखेंगे। इसमें मिनिमम क्या है? 0 लगा देता हूं। इसमें मिनिमम है 0। इसमें मिनिमम क्या है? इसमें मिनिमम 12। इसमें मिनिमम क्या है? इसमें मिनिमम 12। इसमें मिनिमम क्या है? इसमें 18। पहली रो पूरा आ गई। तो पहली रो को 0 से माइनस करूंगा तो 0, 7, 14, 21 ही आएगा। 0, 7, 14, 21। और पहले कॉलम में तो 0, 0, 0 हो जाएगा सारा। क्यों? क्योंकि पहले कॉलम से माइनस कर, 12 में से 12 जाएंगे, 12 में से 12 जाएंगे 0, 18 में से 18 जाएंगे 0, 17 में से 12 गए तो 15 बचेगा, 22 में से 12 गए 10 बचेगा, और ये 25 बचेगा। एक मिनट ना, 27 में से 12 गए, नहीं, 27 माइनस 12 कितना आएगा? 15। 15 आएगा जी, 15। 17 माइनस 12 5 आएगा यहाँ पर। गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, एक गलती मतलब क्वेश्चन गलत। एक भी अगर मिस्टेक करती क्वेश्चन गलत हो जाएगा पूरा पूरा। 12 में से 12 गए 0, 17 में से 12 गए 5, 22 में से 12 गए 10, और 27 में से 12 गए 15। अरे ये तो सेम ही आ गया। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे दोनों सेम थे क्या? 25, 20, 15, 30। हाँ देखो सेम ही थे दोनों, सेम ही है। 18 में से 18 गए 0, 22 में से 18 गए, आपके पास 4 बचा। 22 माइनस 18 आपके पास 4। क्रॉस चेक करने के लिए करता हूँ, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। 26 माइनस 18 आपका शायद 8 बचा। हाँ, 30 माइनस 18 12 बच गया। ये हो गया 8, ये हो गया 12। ये हो गया रो ऑपरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं कॉलम ऑपरेशन की। रो ऑपरेशन, अब बात करेंगे कॉलम ऑपरेशन की। मशीन हो गई ए, बी, सी और डी। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये होगी मशीन, ये हो गया जॉब नीचे वाला, ठीक है सर। आओ अब कॉलम में देखेंगे सबसे मिनिमम क्या है। कॉलम वाइज देखेंगे। इधर कॉलम में मिनिमम 0 ही हो गया, इधर सबसे मिनिमम है 4, इधर सबसे मिनिमम है 8, इधर सबसे मिनिमम है 12। तो सॉल्व करेंगे दोस्तों। इधर पहले में तो 0 आ जाएगा, 0, 0, 0, 0। दूसरे में क्या आएगा? 7 में से 4 गए, 4, 5, 6, 7 मतलब 3, 1, 1 और 0। फिर क्या आएगा सर? 14 में से 8 गए, 8, 6, 14। ये आएगा 6, यहाँ आएगा 2, 2 और 0। और इधर क्या है? 12। 12 में से 15 गए तो ये आ गया 3, 3 और ये आ गया 0। तो 21 माइनस 12 आपके पास 9, ठीक। कॉलम ऑपरेशन हो गया। कॉलम ऑपरेशन के बाद क्या करते हैं? ये सब समझ में आ रहा है ना आपको? कॉलम ऑपरेशन ऑप्टिमल बनाते हैं, ऑप्टिमल, ऑप्टिमल मैट्रिक्स। सर ऑप्टिमलिटी मैट्रिक्स क्या होता है? टेबल नंबर कौन सी हमारी? टेबल नंबर, अच्छा टेबल नंबर 2। ये होगी टेबल नंबर 3, ये होगी टेबल नंबर 4। अच्छा ऑप्टिमल मैट्रिक्स में हम सेम प्रोसीजर वही है यार। पहले तो कॉलम मैट्रिक्स को पूरा पूरा उतार दो। ए, बी, सी, डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कॉलम मैट्रिक्स को उतार देंगे तो ये होगा 0, 0, 0, 0। नीचे भी तीनों 0 है, 0, 0, 0, 3, 1, 1, 3, 1, 1, 6, 2, 2, 6, 2, 2 और 9, 3, 3, 9, 3, 3।
इसके बाद करने के बाद हम ऑप्टिमल मैट्रिक्स में क्या करते हैं, जीरो को काटते हैं, कम से कम लाइन में ज्यादा से ज्यादा जीरो काटते हैं। तो हम रो वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले में एक रो है, पहली रो में एक की जीरो है तो हम उसको वर्टिकल लाइन से काटेंगे। दूसरी रो में कोई जीरो नहीं, तीसरी रो में कोई जीरो नहीं, चौथी रो में 3 जीरो है तो रो तो काम नहीं करेगी इसमें, फिर कॉलम पे आएंगे। कॉलम पहले कॉलम तो कट गया, दूसरे कॉलम में एक जीरो है तो कॉलम वाइज हम इसको यहां पर डिडक्ट कर लेंगे। ये हो गया। अब इसमें बनाएंगे इंप्रूव मैट्रिक्स। दो ही लाइन में कर गए सारी जीरो। इंप्रूव मैट्रिक्स बनाएंगे क्योंकि अभी नंबर्स ऑफ रो बराबर लाइन रो नहीं आया है, तो इंप्रूव मैट्रिक्स बनाएंगे। इंप्रूव मैट्रिक्स में क्या करते हैं आपको पता है ना, इंप्रूव मैट्रिक्स में जो नॉन कट एलिमेंट्स है, जिनको एलिमेंट को काटा नहीं गया, उसमें सबसे मिनिमम क्या है, एक। एक को सबसे माइनस करेंगे और जहां क्रॉस लगा हुआ है, जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहां ऐड करेंगे और बाकी सबको एज इट इज लिख देंगे। ये हो गया ए बी सी डी, ये हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अच्छा लग रहा है आप करने में इसको, ये नहीं लग रहा सर अब आसान लग रहा है, पहले वाली क्लास में मुश्किल लग रहा था, ऐसे डर रहे थे, अब तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, जो नॉन कट एलिमेंट है इन तीनों में, इन तीनों लाइन में, इनमें सबसे मिनिमम है एक। अब सभी को एक से माइनस कर दूंगा, 3 में से एक गए, 2 0 0, ये आ गया 2 0 0। इसमें एक माइनस करेंगे तो 5 1 1 है ना, एक माइनस कर रहे हैं, 5 1 1। इसमें क्या करेंगे, 8 2 2, 8 2 2, ये हो गया। इंटरसेक्शन कहाँ लगा है दो लाइन का, यहाँ है 0, तो 0 में एक ऐड करेंगे, जो मिनिमम होता है उसमें एक। इधर मिनिमम क्या है, मिनिमम 1, 1 को नॉन कट एलिमेंट में माइनस और जहां पर इंटरसेक्शन है वहां ऐड, तो 0 + 1 तो 1 हो गया। और बाकी सब एज इट इज उतार दो, 0 0 0 0 0 0, मतलब यहाँ पर 0 0 0 0 0 0। अब फिर दोबारा हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 3 लगाना है और वहां पर एलिमेंट्स को काटने हैं। तो मैंने कहा बताओ, पहली रो में देखा तो ये 0 आया, तो इससे ये कट हो गया। दूसरी रो में देखा तो ये 0 है, इससे ये डिडक्ट हो गया। तीसरी रो में देखा तो कोई 0 नहीं, चौथी रो में देखा तो 2 0 है, इसको रो वाइज नहीं करेंगे, जहां पर एक 0 होती है वहां काटते हैं। कॉलम तो पहले 2 कॉलम तो कट गए, तीसरे कॉलम में देखा एक 0 है तो हम इसको ऐसे काट देंगे। अब आप दिमाग लगाओगे क्यों ना हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देंगे जिससे हमारे 4 पॉइंट बनेंगे, चारों 0 कट जाएगी। मैंने क्या कहा था आपको कि कम से कम लाइन होनी चाहिए और मैक्सिमम 0 कट जाएगा। अब मैं यहां 2 लाइन खींचूं क्यों, जब एक लाइन से ही 2 0 कट रही है, तो इसलिए गलती मत करना, अपना दिमाग ज्यादा मत लगाइएगा। अब जो भी सोच रहे हो गलत तरीके से सोच रहे हो, ठीक। तो यहां पर अभी भी 3 बचा, तो हमें कहेंगे लाइन जो ड्रॉ करी गई, लाइन जो ड्रॉ करी गई वो अनइक्वल है रो और कॉलम से, क्योंकि मेरी लाइन जो ड्रॉ हुई वो 3 हुई और ये 4 हुई, तो इट इज नॉट ऑप्टिमल सोल्यूशन, इट इज नॉट ऑप्टिमल सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन, इट इज नॉट ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने के लिए मुझे रिपीटेड प्रोसेस करना पड़ेगा, मैं दोबारा रिपीट करूंगा प्रोसेस को। रिपीटेड प्रोसेस के अंदर क्या करेंगे, जो सबसे मिनिमम है उसको मानेंगे। तो मिनिमम हमारा हो गया इधर 1, तो इधर हमारा मिनिमम क्या हो गया 1। अब 1 को नॉन कट एलिमेंट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जहां इंटरसेक्ट हुआ है ये 1 है, ठीक है, जहां इंटरसेक्ट हुआ है वहां पर ऐड करेंगे। आओ सर, पहले आएगा 4 0 0, 4 0 0 लिख देता हूं पहले। सर इसको डायग्राम तो बना ले, ए बी सी डी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। तो यहां पर आ गया 4 0 0। इसके बाद यहां आ गया 7 1 1, 7 1 1, ये दो नॉन कट एलिमेंट हो गया। अब जहां पर दो इंटरसेक्शन लाइन आपस में कर रही है, एक ये और एक है, यहां पर ये मिनिमम वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1। चौथे में ये हो गया 2 और ये हो गया 1, और बाकी को जो कट आइटम है ऐसे 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0, और यहां पर 0 और 0 0 और 0। ये होने के बाद अब फिर दोबारा चालू करेंगे, रो से चलेंगे। पहली रो में एक 0 है, ये लो एक 0 और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। दूसरी रो में 2 0 है तो नहीं करेंगे, तीसरी रो में भी 2 0 नहीं करेंगे, और चौथी रो में भी 2 0 नहीं करेंगे। आगे अब पहले कॉलम में कट गया, दूसरे कॉलम में 2 0 नहीं करेंगे, तीसरे कॉलम में 3 0 नहीं करेंगे, चौथे कॉलम में 1 0 कर लेंगे, और यहां से ये वाली लाइन गई। अब दोबारा रो वाइज चलेंगे, तो जब मैं रो वाइज चलूंगा तो पहले रो में कोई भी 0 नहीं,
दूसरे में 2 जीरो है, तीसरे रो में 2 जीरो है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसमें भी नहीं हो पाएगा, तो अब करेंगे डायगोनल अप्रोच। क्या लगाएंगे? डायगोनल अप्रोच। मैं कोई भी एक सेलेक्ट कर लूंगा, जब मैं कोई भी एक सेलेक्ट करूंगा तो मेरा जो डायगोनल टिक है दूसरा सेलेक्ट वो होगा। अगर आप ये सेलेक्ट कर रहे हो तो दूसरा ये कर लेना, अगर आप ये सेलेक्ट करो तो दूसरा ये कर लेना, कोई भी कर सकते हो आप। क्योंकि यहां पर करेंगे, मैंने कहा ना, एक अगर सेलेक्ट कर रहे हैं, एक अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर ये वाला सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर आप ये सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको डायगोनल अप्रोच से ये करना पड़ेगा। डायगोनल अप्रोच इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक ही लाइन में दो कभी भी ऑप्टिमल बॉक्स नहीं बन सकते, इसलिए हमेशा डायगोनल लगाना पड़ता है कि अगर इस लाइन पे एक बॉक्स है तो अब इस लाइन पे दूसरा बॉक्स नहीं होना चाहिए, अगली लाइन पे दूसरा बॉक्स होगा। अगर आप इधर लगा रहे हो पहला बॉक्स तो इस पे होना चाहिए। अब देख लो, ना इस लाइन पे एक बॉक्स, इस पे भी एक बॉक्स, तो अब या तो ऐसे ड्रॉ कर लो या ऐसे ड्रॉ कर लो या ऐसे कर लो ऐसे कर लो, बात एक ही है। ठीक है, चलो मैं ऐसे कर लेता हूं, एक दो, आप ऐसे कर लोगे तब भी ये मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन हो गया। जो भी लाइन ड्रॉ करा मैंने, जो भी मैंने लाइन ड्रॉ करा वो इक्वल हो गया रो और कॉलम से। चार लाइन ड्रॉ करी और चार कॉलम, रो और कॉलम चार ही है, तो इस केस के अंदर, इस केस के अंदर इट इज ऑप्टिमल सोल्यूशन, इट इज ऑप्टिमल सोल्यूशन। यहां पर ऐसा नहीं होगा कभी भी जिंदगी में कि रो 3 है और कॉलम 4, ऐसा नहीं होगा असाइनमेंट प्रॉब्लम में। ये पता कहां होता है? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, जहां पर रो 3 होती है और कॉलम 4 होता है, इसलिए हमें एक डमी रो बनानी पड़ती है या डमी कॉलम बनाना पड़ता है। यहां पर नहीं होगा, पक्की बात है। अगर होगा तो मुझे जरूर बताइएगा, अगर होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। सर असाइनमेंट प्रॉब्लम में भी देखा गया है, मैं उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, पर ऐसा नहीं होगा। फिर भी कोई काम दिया, अगर आपको कहीं मिलता है तो मुझे बता देना, मैं बना दूंगा उसकी वीडियो। पर आप असाइनमेंट प्रॉब्लम में ऐसा नहीं होता, सेम रो और सेम कॉलम होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगा, रो कम हो सकती है और कॉलम ज्यादा हो सकते हैं, तो वहां पर डमी का यूज करते हैं हम। चलो, ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा तो रिपीटेड प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। शोइंग ऑप्टिमल, शोइंग ऑप्टिमल सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन को शो कर रहे हैं। अब लग रहा है इजी है? नहीं लग रहा? नहीं लग रहा या लग रहा है? सर लग रहा है बिल्कुल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ए बी सी डी। आगे सर ऑप्टिमम सोल्यूशन में क्या करेंगे? ये एज इट इज उतार देंगे, जो डब्बे वो लगाएंगे। देखो 0 0 0 2, ये हो गया 0 0 0 2, ये कितना हो गया 2 0 0 1, 2 0 0 1, ये कितना हो गया 4 0 0 4 ट्रिपल 0, और ये कितना हो गया सर 7 1 1 0, 7 1 1 0। अब यहाँ पर वो ऑप्टिमम सोल्यूशन बॉक्स डालेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि हम कौन से, क्या था ये वर्कर थे ना, जॉब थे, क्या था, कौन सी जॉब किस मशीन पे लगाए जिससे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो देखो बॉक्स कहां पर है, पहला बॉक्स 1 2 3, अच्छा डायगोनल में के बॉक्स है ये, तो एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा ये रहा। इसका मतलब कि जॉब फर्स्ट मशीन ए में डालो, जॉब 2 मशीन बी में डालो, जॉब सी मशीन सी में, जॉब 4 मशीन डी में डालो, जिससे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो यहां पर मैंने लिख दिया जॉब्स, यहां पर लिख दिया मैंने मशीन, और यहां पर लिख दिया मैंने ऑप्टिमल, नहीं क्या था आपके पास, यहां पर था प्रॉफिट। मतलब अगर जॉब 1 मशीन ए में काम कराओगे तो 42 रुपए का प्रॉफिट देगा, जॉब 2 मशीन ए में काम करोगे तो 30 रुपए का प्रॉफिट देगा, तो ये प्रॉफिट थे, ये आ गया आपके पास प्रॉफिट। तो अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो पहली जॉब मशीन ए में, दूसरी जॉब मशीन बी में, ये सी में और ये डी में। तो मशीन, पहली जॉब मशीन में 42 25 20 और 12, ये आ गया 42 25 20 और 12, और ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ कितना जी 42 25 20 और 12, ये आ गया 99। तो आपका इतना प्रॉफिट होगा मैक्सिमम प्रॉफिट अगर आप इस तरीके से वर्क करेंगे तो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया दोस्तों, मैक्सिमम प्रॉफिट। सर हमें एक चीज और बता दो, मैंने कहा क्या सर, अगर मान लेते हैं कि हम, मान लेते हैं कि इतना उतार लेना, ठीक है, वीडियो पॉज करके बैक करके उतार लेना, मैं आपको एक दूसरी डिफरेंट बता रहा हूं कि मान लेते हैं इंप्रूव मैट्रिक्स में हम, अभी मैंने ये दो डायगोनल लिए थे, अगर मैंने बोला कि पहले ये सेलेक्ट कर लो तो उसका डायगोनल पार्ट ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर मैं ये दोनों ना लेकर
अगर मैं पहला ये सेलेक्ट कर देता, अगर मैं पहले ये सेलेक्ट कर देता तो मुझे डायगोनल ये सेलेक्ट करना पड़ता दूसरा, तो क्या अभी भी आंसर सेम आएगा? मैंने कहा अभी भी आंसर सेम आएगा, चाहे आप लाइन तो ये खींचेगी, चलो अभी भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब मैंने डायगोनल ये सेलेक्ट कर लिए, देखो अब मैंने क्या करा दोस्त, डायगोनल ये सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब जब मैंने डायगोनल ये सेलेक्ट करे, ठीक, तो अब इस केस के अंदर अब मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब मेरा ये जीरो यहां नहीं आएंगी, अब मेरी ये जीरो एक यहां पर आएगी और एक यहां पर आएगी। ठीक है ना, देखो मैंने डायगोनल चेंज कर लिया है। आप सोचोगे सर आप तो हमेशा आपको पहले से पता हुआ रटा हुआ है आपने, ऐसा नहीं होता सर, रटा नहीं, कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप ये रख रहे हो तो आपको ये रखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही बॉक्स में नहीं आ सकता। अगर आप पहले ये सेट करो तो ये रखना पड़ेगा। सर दोनों में से सेम आएगा, मैंने कहा दोनों में से सेम आएगा, प्रूफ करने के लिए आपको दिखा रहा हूं। देखो अब ए हो गया, बी में यहां हो गया, सी में यहां हो गया, डी में यहां हो गया। ठीक है, अब देखो चेंज हो गया, तो फर्स्ट जॉब मशीन ए को, सेकंड जॉब मशीन सी को मिलेगी। अब सेकंड जॉब किसको मिलेगी? मशीन सी को, चेंज कर रहा हूं मैं, और थर्ड जॉब मशीन बी को मिलेगी। तो ये दोनों अमाउंट भी चेंज होंगे, बाकी फोर्थ जॉब तो वो सेम ही है। देखो सेकंड जॉब मशीन सी को, तो सेकंड जॉब अगर मशीन सी को मिलती है तो 20 रुपए कमा के देगी, ये रहा 20 रुपए। ठीक, ये आ गया 20 रुपए। और अगर थर्ड जॉब मशीन सी को बी को मिलती है तो 25 रुपए कमा कर देगा, तो ये आ गया 25 रुपए। अभी भी चेक कर लेंगे आप, 42 प्लस 20 प्लस 25 और प्लस 12, ये आ गया 99। ठीक है, प्रूफ होगी बात कि अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तब भी आंसर आपका सेम आएगा, अगर आप ये वाला सेलेक्ट कर रहे हो तो तब भी आंसर आएगा। ध्यान देने वाली बात है, जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसमें डायगोनल ऐसा होना चाहिए, डायगोनली होना चाहिए दूसरा बॉक्स। ठीक है जी, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तो यहाँ पर असाइनमेंट प्रॉब्लम का ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको कंप्लीट करके दिखाया। ठीक है, चलो दोस्तों, मैंने ना दिसंबर 2019 का पेपर गया, इंस्टीट्यूट की साइट पे गया मैं, और इंस्टीट्यूट के साइट में सजेस्टेड आंसर पे गया, और दिसंबर 2019 का पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ खोलकर। अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ क्या ये पेपर में असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है या नहीं आया। अगर आया होगा तो हम उसको ट्राई कर लेंगे एक बार, है ना। क्या ये मैंने व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोसेस डिजाइन एंड सिलेक्शन, ये नहीं बताया क्या? तो बताया मैंने आपको तीसरे चैप्टर में, पक्का आएगा। मैं आपको हर एक चीज बता रहा हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं है जो छुड़वाई मैंने आपको। देखो भाई नहीं मिला, नहीं है, क्योंकि उसके नीचे नहीं होगा, क्योंकि उसके नीचे हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सेकंड क्वेश्चन पे पूछेगा आपसे, पेपर में आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ पर तो नहीं है। चलो सजेस्टेड आंसर पे चलते हैं, बैक करते हैं, दूसरा लेके चलते हैं, बैक दबाते हैं, दूसरा लेते हैं सर जून 19 का। जून 19 का आया और यहाँ पर ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्लिक करा, चेक कर लेते हैं कि है या नहीं, अगर होगा तो हम एक बार ट्राई कर लेंगे जरूर। ये तो पेज लेआउट का क्वेश्चन है, चलो ये तो नहीं। जॉब्स ऑफ प्रोसेस और प्रोजेक्ट प्रोसेस नहीं बताया था, मैंने बताया था। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप, इसमें थ्योरी पूछ ली गई, कोई बात नहीं सर। वो ना ये असाइनमेंट प्रॉब्लम दूसरी, ये असाइनमेंट प्रॉब्लम कम आता है पेपर के अंदर। देखो आया, आया तो सही। फोर्थ क्वेश्चन में पहला पॉइंट पे दे दिया इसने कि कॉन्ट्रैक्टर है, 4 कॉन्ट्रैक्टर है, और जॉब्स है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ए को इतना देंगे तो क्या होगा। द प्रोजेक्ट कंसिस्ट 4 मेजर जॉब फॉर 4 कॉन्ट्रैक्टर हैव सबमिट टेंडर एंड टेंडर अमाउंट इज इन थाउजेंड ऑफ द रुपीज आर गिवन बिलो। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्टर है ये एक, अगर कॉन्ट्रैक्टर एक को जॉब ए देंगे तो वह 1,110,000 रुपए लेगा हमसे टेंडर की फीस। तो हम ये कॉस्ट है, मतलब हमने टेंडर इशू करा और बड़े सारे कॉन्ट्रैक्टर आए और कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि देखो हमारा ये कम है, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर 1 कह रहा है अगर जॉब ए मुझे दोगे तो 110,000 रुपीज लूंगा, जॉब बी दोगे तो 98,000 लूंगा, सी दोगे तो 75,000 लूंगा, डी दोगे तो 95,000। ये टेंडर का उसका प्राइस था, हर एक कॉन्ट्रैक्टर का प्राइस है। तो हम क्या चाहेंगे, अगर हमें किसी को टेंडर देना है, अगर हमें किसी को प्रोजेक्ट देना है तो हम चाहेंगे कि हमारा जो ऐसा कॉन्ट्रैक्टर ढूंढे जहां पर कॉस्ट कम से कम आए। कौन सी जॉब ए को, कौन सी जॉब ए को किस कॉन्ट्रैक्टर दूं, जॉब बी को किस कॉन्ट्रैक्टर को दूं, जॉब सी को किस कॉन्ट्रैक्टर को दूं, और जॉब डी को किस कॉन्ट्रैक्टर को दूं, जिससे मेरी कॉस्ट कम से कम आ जाए। इसका मतलब ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। फाइंड द असाइनमेंट व्हिच मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ईच कॉन्ट्रैक्टर हैज टू बी असाइन अ जॉब। और ये बात ध्यान रखना कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट को एक जॉब तो मिलनी चाहिए, ये लास्ट में लिख दिया, कहीं आप सोचो कि 2 जॉब एक कॉन्ट्रैक्ट को दे, ऐसा नहीं हो, हर एक कॉन्ट्रैक्ट को एक जॉब तो मिलनी चाहिए। अब बताओ 2019 के अंदर, जून टाइम के 2019 के अंदर आया था, करते हैं ना, जून 2019 के अंदर आया था दोस्तों। ये रिसेंटली पूछा जा रहा है, पर इससे पहले के लिए बहुत कम पूछा गया था सर। जून 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। आओ सर,
सबसे पहले रो मैट्रिक्स बनाते हैं, रो ऑपरेशन करते हैं। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्टर, ये होगी जॉब। नीचे आपके पास कॉन्ट्रैक्टर, ऊपर आपके पास जॉब है। जॉब कौन कौन सी है आपके पास? ए बी सी डी, कॉन्ट्रैक्टर 1 2 3 4। ये आपके पास ए बी सी और डी। ठीक है, अब मुझे बताओ, सबसे पहले रो कल निकाल देते हैं हम। सबसे पहले इसमें मिनिमम देखते हैं, क्या देखते हैं? मिनिमम। तो इधर सबसे मिनिमम है 75, इधर सबसे मिनिमम है आपके पास 65, इधर सबसे मिनिमम है आपके पास 98, इधर सबसे मिनिमम आपके पास 75। माइनस करेंगे, 110 को माइनस करेंगे 75 से, यह आ गया 35, तो यह आया 35। 98 माइनस 75, यह आ गया 23। पहले माइनस कर देता हूँ फिर लिखूंगा। 75 माइनस 75 जीरो, 95 माइनस 75 आपके पास 20। ठीक है, ऐसे ही 85 माइनस 65 आपके पास कितना हो गया? 20। 95 माइनस 65 आपके पास हो गया 30। 115 माइनस 65 आपके पास हो गया 50, और 65 माइनस 65 हो गया 0। 105 माइनस 98 आपके पास हो गया 7। 135 माइनस 98 आपके पास हो गया 37। 125 माइनस 98 हो गया आपके पास 27। 98 माइनस 90 जीरो हो गया। 95 माइनस 75 हो गया 20। 20 0 20। लिख लेते सर। 35 27 और 20। 35 27 और 20। इसके बाद 23 30 37 20। 23 30 37 20। इसके बाद 0 50 37 0 50 27 0। इसके बाद 20 0 0 20। 20 0 0 20। ये हो गया रो ऑपरेशन। अब कुछ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना आपको? अब बात करते हैं कॉलम ऑपरेशन की। रो ऑपरेशन की बात करते हैं कॉलम ऑपरेशन की। कॉलम ऑपरेशन में ये कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ये जॉब्स हो गई, मेरी ए बी सी डी जॉब हो गई, ये 1 2 3 और 4 हो गया कॉन्ट्रैक्टर। ठीक, तो ए बी सी डी जॉब होगी। अब यहाँ पर सबसे मिनिमम क्या है? सबसे मिनिमम है इधर 7, इधर सबसे मिनिमम है आपके पास 20, इधर सबसे मिनिमम है 0, इधर सबसे मिनिमम है 0। तो पहले जीरो वाले करता हूँ। 0 50 27 0, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 0 50 27 0, कोई इफेक्ट नहीं। 20 0 0 20, 20 0 0 20, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इधर पड़ेगा इफेक्ट भाई। 35 में से 7 गए, कितना बचा? 28। 28 7 20 में 7 गए 13 0, और आपके पास 13 बी। ये आ गया आपके पास 3 10 17, है ना? 0 3 10 17 0। ठीक है, इसके बाद ये हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स। अब बनेंगे ऑप्टिमल मैट्रिक्स। ऑप्टिमल मैट्रिक्स, ऑप्टिमल मैट्रिक्स के अंदर क्या करेंगे? पहले तो कॉलम मैट्रिक्स एज इट इज उतार दो। ये हो गया ए बी सी डी आपके पास जॉब, और ये 1 2 3 4 आपके पास कॉन्ट्रैक्टर। ऑप्टिमल मैट्रिक्स के अंदर पहले 28 13 0 13, 28 13 0 13। के बाद 3 10 17 0, 3 10 17 0। इसके बाद 0 50 27 0, 0 50 27 0। इसके बाद 20 0 0 20, 20 0 0 20। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, जीरो को डिडक्ट करेंगे। पहले कॉलम के अंदर पहला जीरो आया, और इसको हम ऐसे मिलेंगे रो के अंदर। दूसरे रो के अंदर ये जीरो आया, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे वर्टिकली। तीसरे रो के अंदर ये जीरो आया, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे वर्टिकली। और चौथे के अंदर ये जीरो आया, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे वर्टिकली। 4 कॉलम 4 रो एक बारी में बन गया आपके पास। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। यहां पर तो मुझे इंप्रूव मैट्रिक्स करने की भी जरूरत नहीं है। इंप्रूव मैट्रिक्स तब करता हूं जब मुझे लाइन बराबर नहीं आती। तो यहां पर लाइन ड्रॉ करी गई है, तो इक्वल आ गई है रो और कॉलम के। ठीक है, और मैंने नहीं, अपने आप ही आई है दोस्तों इक्वल। ठीक है, 4 लाइन ड्रॉ करी और 4 कॉलम है। दोबारा दिखा दूं करके एक बार, शायद आप ध्यान से नहीं देखा हो, दोबारा एक बार करके दिखा देता हूं। देखिए,
सबसे पहली रो में ये 0 है, तो रो में जब 0 होती है तो हम वर्टिकली लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दूसरी रो में ये 0 है, तो 0 है तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तीसरी रो में एक 0 मिली तो इसमें भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। और चौथी रो में भी एक 0 मिली क्योंकि एक कट चुकी है, तो इसमें भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। कट गया ना सारे के सारे। तो इंप्रूव मैट्रिक्स तब करते हैं जब बराबर नहीं आती, यहाँ तो करने की जरूरत ही नहीं, सीधा सोल्यूशन ऑफ ऑप्टिमल दिखाएंगे, ऑप्टिमल सोल्यूशन दिखाएंगे, सीधा डायरेक्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन दिखाइए आप, ऑप्टिमल सोल्यूशन मैट्रिक्स। यहां पता चल गया मुझे कौन सा जॉब किस कॉन्ट्रैक्ट को देना है जिससे मेरी कॉस्ट कम से कम आ जाएगी। ए बी सी डी 1 2 3 4 कॉन्ट्रैक्टर है। बता दो पहले तो 28 13 0 13, 28 13 0 13। इसके बाद 3 10 17 0, 3 10 17 0। देखो कितना पेपर में आया हो क्वेश्चन, और सबसे सिंपल, इसमें तो इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, रिपीटेड प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। 0 50 27 0, 0 50 27 0 और 20 0 0 20, 20 0 0 20। अब यहां पर ऑप्टिमल बॉक्स डालो, तो एक बॉक्स ऑप्टिमल बॉक्स ये पर है, ठीक है, एक ऊपर है यहां पर, एक इधर है और एक नीचे है, एक ये रहा और एक नीचे, 4 बॉक्स डल गए। तो मतलब चल गया कि जॉब ए कॉन्ट्रैक्टर 3 को दूंगा, जॉब बी कॉन्ट्रैक्टर 4 को दूंगा, जॉब सी कॉन्ट्रैक्टर 1 को और जॉब डी कॉन्ट्रैक्टर 2 को। तो यहां पर आ गया जॉब, ये आ गया कॉन्ट्रैक्टर और ये आ गई कॉस्ट। तो जॉब 1 ए बी सी डी, 4 जॉब है। कॉन्ट्रैक्टर कौन कौन से है? जॉब 1 दूंगा कॉन्ट्रैक्टर सी को, सॉरी कॉन्ट्रैक्टर 1 को, जॉब ए दूंगा कॉन्ट्रैक्टर 1 को, जॉब ए कॉन्ट्रैक्टर, जॉब ए सॉरी जॉब ए कॉन्ट्रैक्टर 3 को दूंगा, तीसरे कॉन्ट्रैक्टर को दूंगा, जॉब बी कॉन्ट्रैक्टर 4 को दूंगा, जॉब सी कॉन्ट्रैक्टर 1 को दूंगा और जॉब डी कॉन्ट्रैक्टर 2 को दूंगा। तो आओ मेन क्वेश्चन देखते हैं इसमें। काम देखें, पहले इरेज कर लेते हैं, समझ नहीं आएगा। अब मुझे बताओ क्या है, जॉब ए कॉन्ट्रैक्टर 3 को मिल रहा है, जॉब ए कॉन्ट्रैक्टर 3 को मिल रहा है, तो ये रहा 105 105,000, ये 1000 में है, ठीक है, इन 1000 इतना पैसा लगेगा। जॉब बी कॉन्ट्रैक्टर 4 को मिल रहा है, जॉब बी कॉन्ट्रैक्टर 4 को मिल रहा है, 95,000 मांग रहा है ये। जॉब सी कॉन्ट्रैक्टर 1 को, जॉब सी कॉन्ट्रैक्टर 1 को 75,000 मांग रहा है और जॉब डी कॉन्ट्रैक्टर 2 को 65 मांग रहा है। तो आपको अगर आप सारी जॉब को कॉन्ट्रैक्टर को देंगे तो टोटल आपकी जो कॉस्ट आएगी, और वो जो कॉस्ट सबसे मिनिमम होगी, इससे कम नहीं हो सकती, या वो कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर दोगे, प्रोजेक्ट दोगे। 105 प्लस 95 प्लस 75 प्लस 65, ये होगी 340। तो 340,000 रुपीज की कॉस्ट आएगी अगर आप 4 जॉब 4 कॉन्ट्रैक्टर को देते हो, और ये सबसे मिनिमम होगी। एक बार आंसर को चेक करते हैं। फोर्थ का ए पार्ट है, इसी के नीचे आंसर होगा इसका, पक्का रजिस्टर्ड आंसर है ना, ये आपको दे रखा है। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जो चीज मैंने हिंदी में लिखवाया था ना वो जरूर करो। जो जो काम आप करते हो ना वो इसको इंग्लिश में लिख देना आप, कि मैंने सब्ट्रैक्ट करा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर मैंने इसमें कॉलम में एलिमेंट में लाइन ड्रॉ करी, जो भी आप करोगे उसको एक बार हिंदी में जरूर लिख, इंग्लिश में जरूर लिख दीजिएगा। और जो इसका आंसर है देखो ये रहा 340,000, ये तो है 340,000, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3,40,000 रुपए। आंसर मैच करिए आप, बस आप एक बार जरूर लिख दीजिएगा ये लाइन, टोटल मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विल बी 340। तो अगर आप ये प्रोजेक्ट काम कराना चाहते हो तो इतनी कॉस्ट लगेगी। तब भी देखो आप 1 2 3 4, तब भी देखिए आप 1 2 3 4, ठीक है, क्लियर हो गया। तो जून 19 का भी मैंने आपको कराया। एक बार और चेक करते हैं कि और तो किसी में नहीं आया। बैक जाते हैं दोस्तों, और जून 19 देख लिया। अब जरा दिसंबर 18 का देखते हैं, चेक करेंगे एक बार, आप अपने हैंड से चेक करेंगे, बाकी मैंने सारी जगह डाल दिया है। एक बार दिसंबर 18 का देखते हैं, अगर इसमें होगा तो ये एक अपने हैंड से खुद करेंगे, ठीक है। अभी मैंने असाइनमेंट प्रॉब्लम खत्म नहीं कराया, अभी मेरे 2 क्वेश्चन और रह गए हैं दोस्तों, अभी मैंने 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, कंप्लीट कराना है। इसमें नहीं है दोस्तों, इसमें नहीं है, पक्की बात, इसमें नहीं है, ले गया इससे, इसमें नहीं है। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
इस स्टडी नोट 4 से ना 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 2 क्वेश्चन इन द सेंस 30 नंबर का है, मान लो चैप्टर स्टडी नोट 4, 2 क्वेश्चन पूछेगा, वो सारे 11-12 चैप्टर 2 क्वेश्चन मीन्स हर एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन होंगे। हर आई थिंक स्टडी नोट 3 और 4 30 नंबर का है, क्योंकि देखो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा वो तो ए और बी स्टडी नोट 1 से और 2 से होगा, और जो हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा वो ए और बी स्टडी नोट 3 से, स्टडी नोट 4 से, और जो चौथा क्वेश्चन होगा वो ए और बी उसका जो स्टडी नोट 4 और 4, मतलब पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो स्टडी नोट 1 से होगा, दूसरा क्वेश्चन स्टडी नोट 2 से होगा, तीसरा क्वेश्चन स्टडी नोट 3 से होगा, चौथा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट 4 से होगा, 4 से होगा और 4 से होगा, मतलब इसमें स्टडी नोट 4 से 3 क्वेश्चन पूछेगा चांसेस है। असाइनमेंट प्रॉब्लम है, बहुत सारे चैप्टर्स है अभी तो असाइनमेंट प्रॉब्लम कम पूछा जाता है, जैसे एक बार पूछ लिया तो 3-4 अटेम्प्ट बाद दूसरा पूछेगा, ऐसे होता है, तो इसमें कम आते हैं। इसलिए जो मैंने अपने बुक में स्कैनर डाले हुए हैं ना 2018 से पीछे के डाले थे, ठीक है, और करंट के मैंने आपको बता दिया अभी, और जो भी करंट आएगा मैं कराता जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कराऊंगा, सारे करंट बताते जाएंगे। 2 क्वेश्चन मुझे कराने हैं, अगली क्लास में मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, असाइनमेंट प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा दोस्तों। और आपको ना इतनी प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है असाइनमेंट प्रॉब्लम की, वो 5 क्वेश्चन इनफ होते हैं दोस्तों, उससे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है असाइनमेंट प्रॉब्लम की, बहुत है वो 5 क्वेश्चन, मतलब आपने जो 5 क्वेश्चन करेंगे ना वो बहुत है, उसको कर लिया, क्योंकि इतना आता भी तो नहीं है, इतना आता भी नहीं है ये चैप्टर। इसका स्कैनर ये स्टडी नोट 4 मैंने 2009 से, क्योंकि 2008 में क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया था स्टडी नोट 4 से, 2009 के सारे टोटल डाल दिए, 2011 के डाल दिया, कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें मैंने बताया था कि स्कैनर में कुछ क्वेश्चन है जो अब सिलेबस से हट चुके हैं, डाल तो मैंने सारे दिए, मैं आपको क्लास में उसको करेक्ट करवा दूंगा। यहाँ पर आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए है जो अब असाइनमेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जो आप कर सकते हो, ठीक है। ये रहा दोस्तों, 2018 में जून में पूछा गया था, दिसंबर वाला पेपर तो मैंने खोला, जून में पूछा गया था और कह रहा हंगरियन मैटर से करके दिखाओ, ये क्वेश्चन है असाइनमेंट प्रॉब्लम 2018 का जून में, ठीक है, आ गया 1-2 क्वेश्चन, मैं पूरा कह रहा हूँ ना 3-4 अटेम्प्ट बाद पूछ जाता है असाइनमेंट प्रॉब्लम का, हमेशा नहीं कि हर बार पूछा जाएगा, क्योंकि इस पूरे स्टडी नोट में 3 क्वेश्चन आने हैं, ठीक, और 3 क्वेश्चन में 11 चैप्टर है, तो समझने वाली बात है कि हर बार तो पूछेगा नहीं आपसे, क्योंकि और भी चैप्टर पूछने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और एक नए क्वेश्चनों के साथ, वो जो क्वेश्चन 2 रह गए उसको और स्कैनर का क्वेश्चन, ठीक है। अगली 2 क्लास वो लगेगा असाइनमेंट प्रॉब्लम में खत्म हो जाएगी असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।